एआई की बैकबोन बोल सकते हो आप डेटा साइंस से, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एआई इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेटा। जब आप बात करते हो एआई की, एआई आप बनाते ही एक डेटा के ऊपर परफॉर्म करवाते हो। डेटा सोर्सेज की बात कर रहे हो ना, मैंने बताया तो है। हमारे पास दो तरीके के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी डेटा सेट वो होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हो। ठीक है, आप कैसे कलेक्ट करते हो भाई, आप सर्वेस कर सकते हो, आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो आपका अवेलेबल होता है एट डिफरेंट सोर्स, कहीं और पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने उसी को उठाया, उसी को एनालाइज किया, जैसे आप अभी करते हो केगल के ऊपर। केगल पे आपको काफी सारे डेटा सेट मिल जाते हैं जो आप ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड होते हैं, और ऑलरेडी उनको सही मतलब एक नॉर्मलाइज फॉर्म में रख दिया जाता है। हाँ, एपीआई से कहीं से भी लो, ये आपका सेकेंडरी डेटा। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है, लाओ कहीं से भी। आप एपीआई से लेकर आओ, आप डेटा वेब स्क्रैपिंग से लेकर आओ, आप कहीं और से लेकर आ रहे हो, ईमेल स्क्रैपिंग से लेकर आ रहे हो, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली सेकेंडरी। क्या सेलेनियम मैं कोशिश करूंगा डेटा कलेक्शन के लिए करवाऊँ, कोशिश है मेरी डेटा कलेक्शन के लिए आप लोगों को करवाऊँ। डेटा कैसे आप सेलेनियम से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो सेलेनियम एक अलग ही कोर्स है, कंप्लीट कोर्स अलग है सेलेनियम, क्योंकि उसके अंदर आपके एक्सपाथ वगैरह होते हैं। क्या हुआ, तोड़ दिया यार, ये नहीं करो यार। खैर अब इधर आते हैं, हम बात कर रहे हैं एआई की। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एआई, द फर्स्ट thing that comes in your mind is machine learning. Why machine learning? Because as we say AI is also a machine. जब आप मशीन की बात करते हो, AI क्या है, आपकी एक मशीन है, आपका एक कंप्यूटर है, आपका एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली क्या काम कर रहा है, आपको रिस्पॉन्सेस दे रहा है ऑन समथिंग। ठीक है, यहाँ पर आपके मशीन को चीजें सिखाई जाती है। जब हम लोग शुरू में, आप लोग जब मैट्रिक इंटर के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के अंदर, आप लोगों को पता होगा कि अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। उसको ना इंग्लिश आती है, ना उर्दू आती है, ना सिंधी आती है, कुछ नहीं आता उसको सिर्फ और सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज आती है। ठीक है, देन हाउ यू कैन गेट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूजर, या आपकी मशीन से, आप अपनी मशीन से कोई रिस्पॉन्स नहीं ले सकते। ऐसे ही अब आप इस मशीन से जब रिस्पॉन्स लेने के लिए पहले आपको मशीन को सिखाना होता है, उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग is a subfield of computer science that explores the study and construction of algorithms that can learn from and make predictions. अब मशीन लर्निंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, सम एल्गोरिथम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर हमारे पास कुछ अवेलेबल एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जो आप लोग यूटिलाइज ही करोगे, जाहिर सी बात है आप लोग एल्गोरिथम्स नहीं बिल्ड करोगे इस क्लास के। हमने क्या करना होता है कि हमें अलग अलग एल्गोरिथम्स हमारे पास मशीन लर्निंग के ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, इन्हीं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के ऊपर हम डेटा को लर्न करवाते हैं, और आफ्टर लर्निंग वी कैन प्रिडिक्ट समथिंग। अब ये लर्निंग प्रोसेस कैसे काम करता है? लर्निंग प्रोसेस बेसिकली क्या करता है, जब आप बेसिक किसी भी डेटा सेट की बात करते हो, अगर आपके पास एक नॉर्मल डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो आप लोगों को मैंने पहले बताया, कुछ है बेसिकली और कॉलम्स। अगर आप न्यूमेरिकल डेटा की बात करें, ठीक है, अगर आप इमेज डेटा की बात करें तो वहाँ फीचर्स की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज आती है, पर बेसिकली बात वही है, जिनकी बेसिस पे हमने ये अज्यूम करना होता है व्हाट वुड बी द प्रिडिक्टेड वैल्यू। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को रिग्रेशन लाइन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। रिग्रेशन लाइन कैसे परफॉर्म कर रही थी, हम x की बेसिस पे y को प्रिडिक्ट कर रहे थे, ऐसे ही था, x की बेसिस पे y को प्रिडिक्ट कर रहे थे। मशीन लर्निंग भी ऐसे ही काम करती, मशीन लर्निंग यही कहलाती है, जिसमें हम फीचर्स की बेसिस पे अब हमारी y वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर आप कह सकते हो प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालते हैं। ये प्रेडिक्टेड वैल्यू बेसिकली कैसे आती है, आपकी जो आपका ये लर्निंग प्रोसेस होता है, इन बिटवीन द लर्निंग प्रोसेस द मशीन मेमोराइज
दैट अगर इस तरह के फीचर्स हमारे पास आएंगे तो उसका रिजल्ट ये आ सकता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप एक बात कह सकते हो कि सर इसमें प्रिडिक्शन कैसे आई। आपने उन्हें फीचर्स दिए, आपने बताया कि भाई अगर इस तरह के फीचर हो तो उसका रिजल्ट होगा यस और नो, जो भी होगा, ठीक है, यस होगा या नो होगा, आपने तो प्रोवाइड किया हुआ है। तो प्रिडिक्शन कैसे होगी? प्रिडिक्शन बेसिकली क्या होगी कि वी विल predict that data which is already not available in our data set। जो आपके डेटा सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, हम उसका प्रिडिक्शन वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास कितनी % एक्यूरेसी आती है, F1 स्कोर आता है, लॉस आता है, ट्रेनिंग लॉस आता है, वैलिडेशन लॉस आता है। ये सारी चीजें क्या है, ये हम आगे वन बाय वन देखेंगे कि F1 स्कोर किसको कहते हैं, एक्यूरेसी किसको कहते हैं, रिकॉल किसको कहते हैं, प्रिसीजन रेट किसको कहते हैं, लर्निंग रेट किसको कहा जाता है। ये सारी चीजें हमने कवर अप करनी है। पर कहने का मतलब, इसको हम अगर आपको एक नॉर्मल इसका नाम बताओ, इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। दिस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बेसिकली इवैल्यूएट दैट आवर मॉडल इज वर्किंग फाइन और नॉट, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। जिस तरह आपने हाइपोथेसिस में क्या था, आपने देखा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये था कि जो हमने बेसिकली अजम्पशन की थी वो सही है या गलत है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो कितना % सही आ रही है, कितना % गलत आ रही है। जिसमें मैंने आपको एरर 1 और एरर टाइप 1 और एरर टाइप 2 भी पढ़ाया था। उसमें क्या था, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ये इसी कंफ्यूजन, इसको हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। आपके इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर ही सारा काम बेस करता है। आपका प्रिसीजन रेट इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, आपका F1 स्कोर इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एक्यूरेसी इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपका लॉस भी इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर डिपेंड करता है। हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और हमारे पास जो रिजल्ट आती है वो हमारा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब, मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर या मशीन को सिखा रहे हैं कि हाउ टू प्रिडिक्ट समथिंग ऑन दी अवेलेबल डेटा। और एक मशीन प्रिडिक्ट करे, हमने नहीं करना, मशीन ने प्रिडिक्ट करना, बट अवेलेबल डेटा के, ठीक है। आगे बढ़ते, such algorithms operate by building a model from example input in order to make data driven predictions or decisions rather than following strictly static program instruction। Now what is the difference between static program और dynamic program भी बोल सकते हो, या फिर मशीन लर्निंग भी बोल सकते हो, किसी को पता है? सिंपल यू कैन से दैट स्टैटिक प्रोग्राम का मतलब ये होता है, आपने एक स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस लिख दी। आज तक अगर आप अपनी सिर्फ पाइथन की जर्नी की बात करें, जब आपने सिर्फ पाइथन सीखी, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन सीखी, एट दैट टाइम व्हाटएवर यू प्रोग्राम, योर प्रोग्राम ओनली परफॉर्म दैट थिंग। ऐसे ही था, आप जो प्रोग्रामिंग करते थे, आपका प्रोग्राम सिर्फ वही ऑपरेशन परफॉर्म करता था, दैट्स इट। क्या उसके अलावा कोई चीज परफॉर्म करेगा? वो नहीं परफॉर्म करेगा। क्या वो कोई प्रेडिक्शन दे सकता है? नहीं देता। उसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रोग्राम। जब आप बात करते हो मशीन लर्निंग या फिर आप डायनामिक की बात करते हो, एट दैट टाइम बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कोई एक स्ट्रिक्ट प्रोग्राम नहीं है, एक स्टैटिक प्रोग्राम नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिजल्ट जिस तरह आपने उसको बोला उस तरीके से आपको जवाब दे देगा। तो रिस्पॉन्स कैन बी एनीथिंग, समझ लो, आपने उसको डेटा तो दिया, इनपुट दिया, in order to decide something, in order to find some decision makings। अब वो डिसीजंस कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रिडिक्शंस कुछ भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास वही प्रिडिक्शन आएगी जो आपने उसको बताया, कि आप वहां पे उसको कुछ भी नहीं बता रहे, आप उसको कह रहे हो कि भाई ये डेटा है, इसको लर्न करें। इसी की बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, एक नए डेटा को प्रिडिक्ट करते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। आगे चलते हैं। Now there are two types of machine learning। I hope आप लोगों ने ये दो नाम जरूर सुने होंगे, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज का मतलब पता है क्या होता है?
सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग की बात नहीं कर रहा, मशीन लर्निंग की तरफ जाओ ही नहीं। अंग्रेजी का वर्ड है सुपरवाइज, व्हाट डज इट मीन? कह सकते हैं नहीं, देखो वो तो मशीन लर्निंग पे चले गए ना। मैंने कहा वर्ड इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश का वर्ड है सुपरवाइज, व्हाट डज इट मीन्स? हाँ, इनपुट देना। सुपरवाइज, फैक्ट्री में जाओ, वहां पर सुपरवाइजर होता है, उसका काम है इनपुट देना। वो क्या इनपुट दे रहा है भाई? सुपरवाइज का मतलब क्या? सुपरवाइज कर रहे हैं मतलब क्या है? बोले सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि वहां पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके काम को वो मॉनिटर कर रहा है, और उसी मॉनिटरेशन के टाइम पे वो उन्हें कंट्रोल भी कर रहा है ऑन द बेसिस। ठीक है, ऐसे ही है। आप जब सुपरवाइजर की बात करो, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है मॉनिटर करना, डेटा को मॉनिटर करना, आपके काम को, वर्क को मॉनिटर करना। ठीक है, बट सुपरवाइजर को यहाँ लाके खड़ा कर देता हूँ, किसी भी फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, यहाँ लाके खड़ा करता हूँ, क्या करेगा यहाँ पे? क्यों काम नहीं है? जिस चीज के बारे में उसको नॉलेज होगी, जिस चीज के बारे में उसको मालूम होगा, जिस चीज का नाम उसे पता होगा, वो उसी को मॉनिटर कर सकता है, उसी को हैंडल कर सकता है, उसी को कंट्रोल कर सकता है। वंस आई डू नॉट नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग हियर, तो मैं आप लोगों को किस तरीके से कम्युनिकेट करूं, या मैं आप लोगों को कैसे कंट्रोल करूं, या मैं कैसे आप लोगों को सुपरवाइज कर सकता हूं? आई कैन नॉट। उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज। अब यहाँ पर थोड़ा सा मशीन लर्निंग का टच देता है। सुपरवाइजर किस चीज को करेगा भाई? सुपरवाइज जिसका उससे नॉलेज होगी। Whenever we are talking about supervised learning, that means a labeled data. जब आपका डेटा लेबल्ड है, दैट मीन्स, लेबल्ड मतलब हमें पता है ये डेटा किस चीज का है। अगर आपके पास एक डेटा सेट के अंदर फीचर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने डायबिटीज वाला आपको डेटा सेट दिया है। अगर आप डायबिटीज का डेटा सेट ओपन करेंगे, वहां पर आपको पल्स रेट भी मिलेगा, वहां पर आपको शुगर लेवल भी, आपको मतलब ग्लूकोज लेवल भी आपको उसके अंदर मिलेगा। अब हमें पता है जितनी भी वैल्यू थे ये ग्लूकोज लेवल है, क्यों? क्योंकि ऊपर लेबलाइजेशन हुई थी। We had some labels there. हमारे पास वो लेबल्स थे जिसने हमें ये बताया कि ये जो कॉलम है ये इस फीचर से बिलोंग करता है। That is your labeled data, and you can say that we will perform our machine learning on labeled data while supervised learning. क्या कहा मैंने? Supervised learning, as I already told you, that a supervisor basically supervises those things about which the supervisor has the knowledge. ऐसे ही सुपरवाइजर के पास नॉलेज होगी तो उसी को ही वो सुपरवाइज कर सकता है, उसी को कंट्रोल कर सकता है, उसी को मॉनिटर कर सकता है, उसी डेटा को देख सकता है। जब एक चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं ना उसको सुपरवाइज कर सकता हूँ, ना मैं उसको मॉनिटर कर सकता हूँ। इसी तरीके से सुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी क्या होता है कि जब भी आप सुपरवाइज लर्निंग अप्लाई करते हो, आप उस डेटा के ऊपर अप्लाई करते हो जिसके बारे में आपके पास नॉलेज है, जिसके जो डेटा लेबल्ड है, जिसके ऊपर पहले ही नाम लिखा हुआ है कि ये डेटा इस चीज से बिलोंग करता है, इस लेबल से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायबिटीज वाला उठा लो, मैंने डेटा सेट आप लोगों को दिया था, उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको नजर आएगा ग्लूकोज लेवल। वो ग्लूकोज लेवल है क्या? वो ग्लूकोज लेवल बेसिकली बता रहा है कि जितनी भी डेटा हमारे पास नीचे अवेलेबल है इस कंप्लीट कॉलम के अंदर, वो सारे ग्लूकोज लेवल से बिलोंग करती है। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं आपको एक डेटा देता हूं, उस डेटा पे कॉलम के नाम नहीं लिखे हुए, कैन यू इमेजिन व्हाट डेटा बिलोंग्स टू व्हाट? आपको पता ही नहीं चलेगा, कभी भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अनलेबल्ड डेटा है। ठीक है, जो आप लेबल्ड डेटा की बात करते हो तो आप यूज करते हो सुपरवाइज्ड लर्निंग। Whenever we are talking about unlabeled data, we will go for unsupervised learning. अब ये कैसे काम करती है वन बाय वन आगे देखते हैं, पर वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ।
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डेटा। अब अनलेबल्ड डेटा को हम कैसे लर्न करवा सकते हैं, मशीन को कैसे सिखा सकते हैं कि ये चीज क्या है, जिसके कोई नाम नहीं है, तो उसको कैसे सिखाएं? तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं मशीन को कि भाई जो डेटा आपको एक जैसा दिख रहा है उसकी अलग अलग क्लस्टर्स बना लो, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप्स कर दो। जो डेटा आपका एक जैसा दिख रहा है उन्हें आप ग्रुप्स में डिवाइड करो। अब जो रिलेटेड डेटा होगा वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर हम उसी अनलेबल डेटा को लेबलाइज कर देते हैं कि ये डेटा फलानी से बिलोंग करता होगा, ये डेटा इससे बिलोंग कर रहा होगा, ये डेटा इस चीज से बिलोंग कर रहा होगा। समझे क्या कर रहे हैं? अलग अलग ग्रुप्स बनाए, उसकी बेसिस के ऊपर हम बेसिकली प्रेडिक्शन कर रहे हैं। दैट इज अनसुपरवाइज्ड। आगे देखते हैं इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज द टास्क ऑफ इंटरफेरिंग अ फंक्शन from labeled training data. The training data consists of a set of training examples. In supervised learning, each example is a pair consisting of an input object and the desired output value. A supervised learning algorithm analyzes the training data and produces an inferred function. Now, what does it say? Here you can see that whatever I have already told you the definition of supervised learning, it says the same thing. क्या कह रहा है कि आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग तभी अप्लाई होती है जब आपके पास लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा होता है जिससे आप मशीन को ट्रेन करवाओ। दैट ट्रेन डेटा बेसिकली कंसिस्ट टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। वन इज इनपुट ऑब्जेक्ट, टू इज आउटपुट ऑब्जेक्ट, ठीक है, या डिजायर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक एंटिटी के अंदर बेसिकली वन एंटिटी इज द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इनपुट्स एंड द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, आप डायबिटीज वाली पेशेंट की बात करें, ठीक है, अब आपके पास एक कंप्लीट एंटिटी मतलब एक पर्सन, उसका आपने ग्लूकोज लेवल चेक किया, एक वैल्यू, आपने उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, सेकंड वैल्यू, आपने उसकी एज कैलकुलेट की, थर्ड वैल्यू, आपने उसका नाम लिखा, फिफ्थ वैल्यू, आपने फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग मेजर की कि भाई यस और नो, वो आपकी हो गई सिक्स्थ वैल्यू, ठीक है। ये हो गए सारे इनपुट। आउटपुट वैल्यू क्या होगी? इसको डायबिटीज है या नहीं है। अब आपने कहा कि भाई ये वैल्यूज भी हैं और इसको डायबिटीज है भी, तो अब ये एक एंटिटी हो गई आपके पास। इसी को जब आप ट्रेन करवाते हो मॉडल में, तो एट दैट टाइम यहाँ पर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। द डिजायर्ड आउटपुट क्या था कि इसको डायबिटीज है या नहीं, दैट वाज योर वाई वैल्यू। ऐसे ही है जो आपकी प्रिडिक्टेड या जिसके ऊपर प्रिडिक्शन की जाएगी या जो प्रिडिक्ट की जाएगी वैल्यू है। फिर जो आपके पास बाकी की जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, फीचर्स थे, वो आपके हो जाएंगे एक्स वैल्यू या एक्स डेटा। ग्रुपिंग थोड़ी की है, ग्रुपिंग नहीं हुई है, ग्रुपिंग सिर्फ अनसुपरवाइज्ड में होगी। ग्रुपिंग का वर्ड यहाँ पे कहां से आ गया? यहां पर हमने सिर्फ उसे दो हिस्सों में अलग कर दिया है, दो ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए हैं, वो एक ही एंटिटी जिसके अंदर आउटपुट आपका y जो आपका हो जाएगा कि भाई डायबिटीज है या नहीं है, यस। बाकी जो वैल्यूज बची, बाकी जो कॉलम्स बचे, वो आपकी x ट्रेनिंग डेटा में चली जाती है, जिसके ऊपर डेटा को ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग दोनों के ऊपर होती है, पर प्रेडिक्शन y के ऊपर आ रही है और x के ऊपर, x के जरिए से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्ट कर रहे हैं। Now in supervised learning, each example is a pair of constituent input and object and desired output value. ऐसे ही इनपुट आउट ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? All these required values, features जिसके ऊपर आप प्रेडिक्शन करते हैं। डिजायर्ड आउटपुट वैल्यू क्या होगा? यस और नो, ठीक है। A supervised learning algorithm analyzes the training data and produce an inferred function. Here you can see that कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम जो हमारे पास x की वैल्यू है कह सकते हो या फिर इनपुट ऑब्जेक्ट कह सकते हो, उसके ऊपर हम अपनी कंप्लीट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है, जिससे हमारे पास सम इनफर्ड फंक्शन कह सकते हो, सम आपके पास ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, और यू कैन से अ प्रिडिक्टेड वैल्यू प्रिडिक्ट की जाती है कि अगर इस तरीके का डेटा आएगा तो ये वैल्यू प्रिडिक्ट की जा सकती है।
ठीक है, एग्जैक्ट। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर रिग्रेशन लाइन समझाई थी, हम उस पे क्या था, अगर फॉर एग्जांपल आपका एरिया ऑफ लैंड इंक्रीज हो रहा था तो आपका प्राइस भी बढ़ रहा था, ठीक है, वो एक अलग कोरिलेशन बन रहा है, वेरी गुड, वो कोरिलेशन में आ जाता है। लेकिन प्रिडिक्शन कहां से हो रही है, ऑन द एरिया हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइन मैंने आपको कहा था कि अलग अलग हो सकती है, कहीं भी आप स्ट्रेट भी रिग्रेशन लाइन बन सकती है, पर सबसे अच्छी रिग्रेशन लाइन हम कहाँ पे बनाते हैं, आफ्टर द एनालिसिस हम आइडेंटिफाई करते हैं किस जगह पर ये रिग्रेशन लाइन होनी चाहिए जहां पर आपके पास परफेक्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू आए। ये कैसे, इन डेप्थ जब हम मशीन आपका लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लर्निंग रेट क्या होता है, कैसे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरसेप्शन एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें बताओ। ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा तो इतने तुम पिछले 2 महीने से मैं क्या समझा रहा हूँ, ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा 2 महीने से हम डेटा पे काम कर रहे हैं ना, वही तो आपका ट्रेनिंग डेटा है। जिस डेटा सेट के ऊपर आप काम कर रहे हो वही तो आपका एक ट्रेनिंग डेटा है, जिसपे हम ट्रेन करके हम प्रिडिक्शन ले रहे हैं। उसके अलावा और कौन सी ट्रेनिंग डेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे कोई वो चीज नहीं है, हाँ आपके पास जो डेटा सेट अवेलेबल है, जो आप कलेक्ट कर रहे हो या फिर आप उठा रहे हो, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, ऑल दीज आर बेसिकली द ट्रेनिंग डेटा, जिसके ऊपर आप अपनी ट्रेनिंग परफॉर्म करोगे या फिर आप जिससे मशीन को सिखाओगे। ट्रेनिंग किसको कहते हैं, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ना, तो आप जब मशीन को ट्रेन कर रहे हो तो आप मशीन को सिखा रहे हो इसी डेटा सेट के ऊपर कि अगर इस तरीके का डेटा आ रहा है तो उसका मतलब भाई इसका रिजल्ट ये आएगा। विजुलाइज नहीं हो रहा, हाँ प्रिडिक्ट कर रहा है बस। है ना, हाँ नहीं देखो, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आपको दो वैल्यूज देंगे, एक इनपुट एक आउटपुट, एक्स वाई, ठीक है। इनपुट ऑब्जेक्ट में ऑल दीज थिंग, ग्लूकोज लेवल हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, एज हो गया, नाम हो गया, ये सारी चीजें आप दे दोगे उसको। आउटपुट में कि उसको डायबिटीज है या नहीं, यस और नो या 0 और 1 जो भी आप दे रहे हो वैल्यू, जिस भी आप और जैसे भी आप मैप करते हो। नहीं, हमें लेवल नहीं बताना है, आपके पास देखो जब ट्रेनिंग करते हैं ना हम, तो हमारे पास एक्चुअल डेटा होना चाहिए जिस पे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब वो जो एक्चुअल होता है वो आपका खुद का रियली एक्सपेरिमेंटेड डेटा होता है, जो आपने एक्सपेरिमेंट भी किया, जो वैलिडेट किया गया, जो टेबल ओके है उसके ऊपर ही परफॉर्म किया जाता है। अब आपके पास एक डेटा है जिसमें तकरीबन 500 लोगों को आपने जाके डायबिटीज चेक किए, आपने खुद चेक किए, कोई मशीन लर्निंग नहीं अप्लाई किया हमने, फिजिकली हम गए 500 लोगों के पास और उन सबकी डायबिटीज वगैरह हमने चेक की। अब उसके साथ हमने उनका ग्लूकोज लेवल भी चेक किया, उनकी एज भी पूछी, ये सारी चीजें हमने, स्मोकिंग करते हो नहीं करते हो, शुगर लेवल पूछा, ग्लूकोज लेवल पूछा, ये सारी चीजें हमने उनसे कलेक्ट कर ली। अब पर 500 लोग थे, पर एंटिटी आपके पास ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक था कि हाँ इसको डायबिटीज है। अब जो ये आपका डायबिटीज है या नहीं वाला एट्रीब्यूट है, इसको आप सेपरेट करते हो, क्यों, क्योंकि ये आपकी होती है वाई वैल्यू, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं वो आपकी हो जाएगी एक्स वैल्यू। जब आप इसको ट्रेन करोगे आप दो चीजें उसको दोगे, वो यही तो मेमोराइज कर रहा है कि अगर उसका ग्लूकोज लेवल इतना है तो और उसको डायबिटीज भी है, तो मतलब अब अगर कोई न्यू एंटिटी आता है जो डेटा सेट में नहीं है अवेलेबल, उसका अगर ग्लूकोज लेवल इतना होगा तो मतलब उसको डायबिटीज लाजमी होगी। ये हम पूछते हैं क्योंकि एट द ट्रेनिंग टाइम आपको आउटपुट देना है, लेकिन जब आप इसको प्रिडिक्ट कर रहे हो तो प्रिडिक्ट तो हम आउटपुट ही कर रहे हैं ना, तो हमें आउटपुट की जरूरत ही नहीं है, हमें चेक ही नहीं करना किसी को डायबिटीज है या नहीं, हम उसको सिर्फ डेटा दें। हमने कहा ग्लूकोज लेवल इतना है, एज इसकी इतनी है, स्मोकिंग करता है, ये तो भाई मेल है,
ठीक है, आपने ये 4 एट्रीब्यूट उसको दिए, अब उसका काम है ये बताना कि इसको डायबिटीज है या नहीं। हाँ, डेटा स्मॉल हो बड़ा हो उसमें फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आता है। जब भी आप फॉर एग्जांपल डीप लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग की बात करते हैं, नॉर्मली हम डीप लर्निंग के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करते हैं क्योंकि मशीन लर्निंग में डेटा का काम है तो कोई मसला नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा है, इस पे रिजल्ट्स की भी प्रोमिनेंट आ जाती है। लेकिन जब आप डीप लर्निंग पे जाते हो तो उस वक्त क्या होता है कि आपके पास इमेजिंग डेटा होता है, एट दैट टाइम हमें ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। अब अगर आपके पास डेटा कम है तो उसका क्या सोल्यूशन है? ऐसे ही ये कुछ लोग, डेटा कम है तो आप या तो ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई कर सकते हो, ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है? एक ऐसा पहले से ट्रेन हुआ हुआ मॉडल जो बहुत बड़े इमेज डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, हम उसको दोबारा ट्रेन नहीं करेंगे, हम उसकी नॉलेज लेंगे और अपने ट्रेन मॉडल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, वेट्स कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारा मॉडल देगा आउटपुट वो उसकी नॉलेज के साथ देगा, तो उसमें हमारी थोड़ी सी प्रेडिक्शन अच्छी हो जाती है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। दूसरा, ऑप्टिमाइजर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। These optimizer are basically these optimizer basically will optimize the resultant value, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि कर्व को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसको आप कहते हो शॉर्टेस्ट पाथ ऑप्टिमाइजर। उसमें क्या होगा कि जितना शॉर्ट पाथ आप दोगे उतनी एक्यूरेसी आपके पास अच्छी हो जाएगी। ये आस्ते आस्ते सारी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे आगे जाके, अभी फिलहाल इस पे अभी तो बेसिक है। अरे भाई पहले बेसिक तो सीख ले, 3D वैल्यू इन फोर्थ फंक्शन यू कैन सी द आउटपुट, ठीक है। आगे चलो। Now how a supervised learning work, here you can see, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये धुंधला सा नजर आ रहा होगा, ऐसा ही है। Now this is training and validation, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आना चाहिए। This is your historical data or you can say the collected data जिसके ऊपर आपकी ट्रेनिंग परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट वी बेसिकली डू रैंडम सैंपलिंग। अब ये रैंडम सैंपलिंग बेसिकली क्या होता है कि हमें एक रैंडमली डेटा को सैंपल उठाना है उसमें से, ठीक है। अब ये सैंपलिंग की जरूरत क्या है? यू कैन आस्क कि सर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 लोगों की डेटा है, हमें उसी पे ट्रेन करना है, आप कह रहे हो फिर इसमें से सैंपल निकालो, तो सैंपल निकालेंगे तो डेटा तो और कम हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? देखें यहाँ पर जो सैंपलिंग की बात की जाती है तो हमारे पास जितना भी डेटा है उसको हम दो हिस्सों में लाजमी डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा, एक टेस्टिंग डेटा। समझ आ रहे हो क्या कहा? जब भी आप किसी भी डेटा की बात करते हो उसको हम दो टर्मिनोलॉजीज के अंदर स्प्लिट कर देते हैं, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा। कैसे स्प्लिट किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा, प्रोग्रामिंग के अंदर भी बताते हैं। ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। अब ये ट्रेनिंग तो समझ में आया आपको कि सर ट्रेनिंग डेटा तो जरूरी है। व्हाई वी नीड अ टेस्टिंग डेटा फ्रॉम द सेम डेटा सेट? उसी डेटा सेट के अंदर से मुझे क्यों चाहिए? एग्जैक्टली पर प्रेडिक्शन करनी है तो मैं अलग से क्यों नहीं लेके आ सकता डेटा? कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं ना, जब आपने इसको स्प्लिट कर दिया तब आप ट्रेन करोगे सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, तो ये डेटा तो है ही नहीं ना आपके पास, तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करोगे? ये तो है ही नहीं। देखिए जब आप स्प्लिट की बात करते हैं एक बात याद रखें, जरूरी नहीं है कि आपका एल्गोरिथम परफेक्टली काम कर रहा हो। याद रखें क्या कहा हमने कि भाई जरूरी नहीं है कि हमारा जो भी बनाया हुआ मॉडल है, मशीन लर्निंग अप्लाई किया हमने, वो आपको रिजल्ट बिल्कुल प्रोमिनेंट दे रहा हो। दैट इज नॉट मतलब गारंटी नहीं है यहाँ पर कोई। अब उस पे आप कहते हो कि सर ठीक है समझ में आ गई आपकी बात, ये चीज कैसे चेक की जाए कि आपका मॉडल सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा? एट दैट टाइम विल परफॉर्म वैलिडेशन ऑफ आवर डेटा सेट ऑफ आवर मॉडल। हम हमारे मॉडल को वैलिडेट करते हैं कि हमारी वैलिडेशन चेक की जाती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले
दो मैट्रिक्स के नाम लिए थे, एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दूसरा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। दिस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बेसिकली कम्स फ्रॉम द टेस्टिंग डेटा सेट। जब आप टेस्टिंग डेटा अप्लाई करते हो, प्रिडिक्ट करते हो फ्रॉम दी मॉडल, इस मशीन लर्निंग के ऊपर जब आप अपना टेस्टिंग डेटा अप्लाई करते हो, जो प्रिडिक्शन वैल्यूज आती हैं उसी को हम इवेल्युएट करते हैं, उसी को ही हम वैलिडेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन मैट्रिक्स के इसका F1 स्कोर क्या है, इसका एक्यूरेसी क्या आ रही है। अगर आपका F1 स्कोर, एक्यूरेसी और प्रिसिशन रेट या रिकॉल रेट सब अगर प्रोमिनेंट आ रहा है, दैट मीन्स योर मॉडल इज वर्किंग ग्रेट। अब दूसरी चीज, आपने कहा सर ये सेम काम मैं अलग से डेटा देके भी तो कर ही सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि हमारे पास इतना सारा डेटा नहीं होगा। अब हमें देखना ये नहीं है कि एक अगर मैंने उसको इनपुट दिया तो वो उसका बता रहा है कि नहीं बता रहा। हमें देखना है 100 बंदे, अगर 100 बार मैंने उसको चेक किया तो 100 बार कितनी दफा उसने सही बताया, कितनी दफा उसने गलत बताया, ये कहना चेक किया जाए। तो तभी दोगे ना जब आपके पास अच्छा खासा डेटा होगा। तो या तो आप अलग से टेस्टिंग डेटा कलेक्ट कर लो, वेरी गुड, कोई 100 200 300 400 लोगों का कलेक्ट कर लो ताकि आप उसको वैलिडेट कर सको। या तो फिर हम क्या करते हैं, अपने ही अवेलेबल डेटा में से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डेटा अलग कर देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। नहीं, अवेलेबल डेटा सही है तभी तो ट्रेन कर रहे हैं। अवेलेबल डेटा सही है तभी तो हम ट्रेन कर रहे हैं, तभी पहले आप हमेशा पहले डेटा को वैलिडेट करना है कि इसका जो सोर्स है वो वैलिडेटेड सोर्स है भी कि नहीं। अगर आप केगल से भी उठा रहे हो या आप अगर खुद कलेक्ट कर रहे हो तो आपको तो पता है मैंने हर एक बंदे से जाके चेक किया डायबिटीज, तो वो तो सही होगा ना जब आपने वो परफॉर्म किया हुआ। वो भी तुम्हारा टेस्ट डेटा होगा। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास 500 लोगों का डेटा है, आपने अप्लाई किया, आपने कहा कि मैं 100 लोगों का डेटा अलग से लेकर आया हूँ चेक करने के लिए, जिसका आपको रिजल्ट मालूम हो, रिजल्ट मालूम हो तभी तो वैलिडेट करोगे। जब आपको रिजल्ट ही नहीं मालूम होगा वैलिडेट कैसे करोगे? जब आपने एक बंदे के बाद जाके चेक किया, उसको डायबिटीज है, उसका डेटा कलेक्ट किया, उसको दिया, उसने भी कहा डायबिटीज है, तो मतलब आपका दोनों मॉडल सही चल रहे हैं। लेकिन जब आपके पास रिजल्ट ही नहीं होगा तो आप वैलिडेशन कैसे करोगे कि आपका डेटा सही, आपका मॉडल सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है। दूसरी चीज, इसी में से क्यों निकाला जाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम टेस्टिंग करें अलग से कलेक्ट करें। अगर आप करना चाहो तो वेरी गुड, हाँ करना चाहो तो आप कर सकते हो। हाँ दूसरी चीज आप कह सकते हो, एक और सवाल कर सकते हैं कि सर अगर मैं क्यों ना ऐसा करूं कि पूरे डेटा सेट को ट्रेन करूं, ट्रेन करने के बाद जो डेटा सेट है हमारे पास उसमें से थोड़ा सा निकाल के वो भी चेक करवा दूंगा, उससे वैलिडेशन करवा दूंगा। नहीं, जब आप ट्रेन करोगे और आपने उस मॉडल को एक जो अवेलेबल डेटा उसको प्रोवाइड किया है, अगर एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन वही सेम दोगे तो वो हमेशा सही रिजल्ट देगा, वो 100% एक्यूरेसी देगा, क्योंकि उसको तो पता है यही सेम डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो उसने हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ डेटा को सही करके देना है। इसीलिए जब आप ट्रेन करते हो तो ट्रेनिंग को अलग, टेस्टिंग को अलग। एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आप टेस्टिंग को इस्तेमाल ही नहीं करते। अब जब ये ट्रेनिंग डेटा सेट आप इसको प्रोवाइड करते हो, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करते, कट बी एनीथिंग, ठीक है, अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से हम देखेंगे कौन कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमारे पास अवेलेबल है। आफ्टर द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वी विल परफॉर्म सम स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब इसी स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंदर बेसिकली को क्या आता है आपके पास, क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन हो गई, क्लासिफिकेशन लाइन हो गई, तो ये सारी चीजें आती हैं आपके पास। अब इसमें क्या कैसे भाई, रिग्रेशन लाइन हम चेक करते हैं कि वेदर आवर रिग्रेशन लाइन इज परफेक्ट एट द परफेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट और नॉट। क्या आपकी रिग्रेशन लाइन परफेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं, ये हमें चेक किया जाता है। ठीक है, वो क्या है वो हम देखेंगे आगे रिग्रेशन लाइन के अंदर। नहीं, वो मॉडल कहाँ से आ गए, वो तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है।
स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंदर आपका रिग्रेशन लाइन जो हमने पढ़ी थी पिछली बार, और कोरिलेशन आपने पढ़ा था, कोवेरिएंस आपने पढ़ा था, ये आपके ये स्टैटिस्टिकल मॉडल से। ठीक है, आफ्टर दैट आप प्रिडिक्शन की तरफ आते हो। जब प्रिडिक्शन की बात आती है तो ये डेटा नहीं आता, तब आपका टेस्टिंग डेटा दिया जाता है। टेस्टिंग डेटा देने के बाद फिर वो आपको एक एक्यूरेसी या फिर आप कह सकते हो वैलिडेशन मैट्रिक्स या फिर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा। अब ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मल्टीपल कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें आपका एक्यूरेसी रेट, प्रिसिशन रेट, रिकॉल रेट, F1 स्कोर, लॉस, वैलिडेशन लॉस, सिग्मॉइड फंक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। ये हम वन बाय वन देखेंगे कि F1 स्कोर कैसे काउंट निकाला जाता है, प्रिसिशन रेट कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होगा। फिर आप दोबारा इसी को ही दोबारा क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। कैसे? यू विल फाइंड आउट इफ द एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन 80%, दैट मीन दिस पर्सन हैज द डायबिटीज और नॉट। अगर लेस देन 80% है तो उसको डायबिटीज नहीं है। अब ये आप अपने हिसाब से ही सिलेक्ट करते हो, इसमें कोई मशीन का नॉर्मल बदल नहीं है। यहाँ पर मशीन नहीं आएगी, यहाँ आप कहो कि आपको कितना % एक्यूरेसी पे अपने मॉडल पे यकीन है। एक्यूरेसी में इसमें भाई ये देख लो, ये डेटा आया, डेटा को दो हिस्सों में तोड़ दिया। ये ट्रेन डेटा है, मशीन लर्निंग को ट्रेन किया, मशीन लर्निंग मॉडल को एक स्पेसिफिक मॉडल बनाया, उसके बाद प्रेडिक्शन नहीं कर पाया। प्रेडिक्शन के टाइम पे ये डेटा नहीं जाएगा, ये डेटा अलग से जाएगा। इस पे जब प्रेडिक्शन आई उसी को हमने इवेलुएट किया इवेल्यूएशन मैट्रिक्स के अंदर, उसी से हम बेसिकली हमारी ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि वेदर आवर मॉडल इज वर्किंग फाइन और नॉट। नहीं, बराबर की बात ही नहीं है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे करते। नॉर्मली जो तरीका होता है, स्टैंडर्ड वे जो है वो है 20% ऑफ योर कंप्लीट डेटा, उसका 20% हम उठाते हैं टेस्टिंग के लिए। दैट्स इट। पूरा उठा लोगे डेटा ही खत्म हो जाएगा तुम्हारे पास, ट्रेनिंग फिर मजा ही नहीं आएगी, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी। रिमेंबर वन थिंग व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, जितना ज़्यादा डेटा उतनी अच्छी रिजल्ट्स। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जिसको आप ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग कहते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करे, क्या मसला है। अगर आप वैसे नॉर्मली, अच्छा हाँ, जब आपके पास ये कंप्लीट इवेल्युएशन आपने कर ली, अब आप इसको काम में कैसे ले सकते हो, अब आप इससे काम कैसे ले सकते हो, या अब आप इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आपका मोबाइल एप्लीकेशन पे हो, वेब पर हो, आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर हो, वो कैसे लोगे, आप क्या करोगे, इसका ही एक, जब ये सब कुछ हो गया तो ये जो आपका मॉडल बना था, इस मॉडल के बाद आपने क्या करना है, एक न्यू डेटा लेकर आना, जो आपके डेटा सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। वो डेटा जब आप प्रिडिक्ट करोगे तो आपके पास एक प्रिडिक्टेड आउटकम आ जाएगा, जिसमें बताएगा वेदर इट हैज डायबिटीज और नॉट। तो इस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, इसको अप्लाई करके देखेंगे। बहुत आसान है मशीन लर्निंग अप्लाई करना, सुपरवाइज लर्निंग बहुत आसान है? नहीं नहीं, क्योंकि देखो, जब आप टेस्ट डेटा की बात करते हो, उस वक्त जब आपने उसको वैलिडेट किया, एट दैट टाइम उसके पास रिजल्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ जो न्यू डेटा है, इसका रिजल्ट नहीं पता हमें कि इसको डायबिटीज है कि नहीं। उसका तो हमें पता था ना कि इसका क्या है, डायबिटीज है कि नहीं। हाँ, मशीन को नहीं मालूम था, मशीन को नहीं मालूम था, ठीक है। लेकिन जब आपने ये सब कुछ कर लिया, आप जब इधर की बात कर रहे हो, तो यहाँ जब आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि आपका मॉडल सही काम कर रहा है, तो अब आप इसको नॉर्मल लाइफ में एम्प्लॉय करोगे ना। वहां पर जो न्यू डेटा आएगा वो तो बेसिकली विदाउट रिजल्ट होगा, उसको तो पता ही नहीं हमें रिजल्ट क्या है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम आएगी।
देखो या तो लेबल कर दो, अगर आपके पास लेबल्स अवेलेबल है तो फिर आगे पीछे हो कोई मसला नहीं है। अब वो लेबल अवेलेबल तभी तो हम सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लेबल्स हैं, टेंशन ही नहीं, कोई मसला नहीं, आगे पीछे हो जाए। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, लेबल होना चाहिए बस, लेबल नहीं होगा ना फिर मसला करेगा। सेम क्यों आएगी भाई, कभी भी सेम क्यों आएगी? सेम का मकसद समझ में नहीं आ रहा मुझे, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये क्यों बनाया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, बनाया क्यों? तो जब पता तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बना क्यों है, क्यों सीख रहे हैं हम ये? पहले तो इसका जवाब दे दो, फिर मैं जवाब दूंगा इसका। क्या, कौन सा काम? क्यों प्रिडिक्ट करना है? ग्लूकोमीटर है ना, ले लो, लगाओ, चेक कर लो, प्रिडिक्ट क्यों करना है? अरे भाई वो ग्लूकोमीटर नहीं है अवेलेबल, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, एट दैट टाइम ये काम आता है। जब डॉक्टर बैठा हुआ है तो मशीन से क्यों पूछोगे भाई, किस लिए पूछना है? डॉक्टर जिस जगह नहीं है वहां पर आपका मशीन लर्निंग काम आ रही है ना, जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है वहां मशीन लर्निंग काम आ रही है। अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो फिर मशीन लर्निंग क्यों कर रहे हैं? अब मेरे पास डॉक्टर नहीं, मैं किससे पूछूं कि मेरे को कैंसर है कि नहीं है? किससे पूछूं? डॉक्टर नहीं है। मैं गया गूगल पे, वहां पर ऐसा एक मशीन लर्निंग का बहुत अच्छा मॉडल पहले से ही बना हुआ है। उसने कहा फलानी चीज बताओ, मैं बताता हूँ है कि नहीं। उसने बोला ठीक है भाई, मेरा ब्लड प्रेशर ये है, मेरा टेम्परेचर ये है, मेरे को पाँव में स्वेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे मेरा ग्लूकोमीटर, मेरा ग्लूकोज जो है ना वो ये है, मेरी एज इतनी है, मेरी जो है ना क्या कहते हैं जेंडर ये है, सारी चीजें आप उसको बताई। उसने कहा भाई तुम्हें कैंसर है, इसका 80% चांस है। तो यही तो है न्यू डेटा कि मेरे को ये सारी चीजें इतनी इतनी हैं, अब बताओ मुझे डायबिटीज है कि नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है मेरे पास। 5:30 पे यार नमाज का टाइम हो गया, आपको नमाज पढ़ के आ जाए फिर बात। Now we have some steps to perform any supervised learning model। किसी भी supervised model बनाने के लिए एल्गोरिथम इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कुछ steps होते हैं। नंबर 1 is learning, or you can say the training phase, or you can say the training step, जिसके अंदर क्या होता है learn a model using the training data। जो आप ट्रेनिंग डेटा उसको देते हो उसी के ऊपर आपका मॉडल उसको एक लर्निंग फेज कंस्ट्रक्ट करता है जिसके ऊपर आपके पास प्रेडिक्शन आती है। देन इट इज द टेस्टिंग मोड। टेस्टिंग स्टेप में बेसिकली क्या करते हैं, हम इवेलुएट करते हैं अपने मॉडल को, जैसे कि टेस्ट द मॉडल यूजिंग अनसीन टेस्ट डेटा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब आप अपने डेटा को डिवाइड करोगे टू पार्ट्स के अंदर, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के अंदर स्प्लिट करोगे, तो जब आप ट्रेनिंग करोगे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग वाले डेटा को ट्रेन करोगे, टेस्टिंग वाले को ट्रेनिंग में नहीं डालना है, क्योंकि वो हमारा अनसीन डेटा होता है जो हमारे मॉडल ने देखा ही नहीं कभी, ताकि हमारे पास उसकी इवैल्यूएशन आ सके। मॉडल को नहीं पता कि उसका क्या रिजल्ट है। टेस्ट डेटा टू एसेस द मॉडल एक्यूरेसी। उसमें क्या होता है, हम जब टेस्ट करेंगे तो हम ये एसेस कर सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी सही आ रही है या गलत आ रही है, वो या फिर हमारा जो क्या कहते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है। Then the last step is the accuracy or no of correct classification, number of correct of classification divided by total number of test cases. This is to find the actual accuracy of your model। अब जब आपने उसको टेस्ट डेटा दिया, उसने टेस्ट डेटा को बेसिकली टेस्ट किया, मॉडल ने अपनी क्या कहते हैं लर्निंग रेट कंप्लीट कर चुके थे, अपना लर्निंग फेज कंप्लीट कर चुका था। अब आपने उसको टेस्ट किया, आपने उसको तकरीबन 20% ऑफ डेटा आपने अगर फॉर एग्जांपल प्रोवाइड कर दिया, अब जो भी रिजल्ट्स आती हैं, तो मैंने क्या कहा था आपको कि हम उस पर से देखेंगे कौन सी रिजल्ट्स हमारी कितना परसेंट उसने सही एक्यूरेसी दी है, कितना परसेंट उसने हमें गलत एक्यूरेसी दी है। अब यही सेम चीज आपकी काम रहेगी यहाँ पर, नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ
टेस्ट केसेस। टोटल टेस्ट केसेस कितने थे? फॉर एग्जाम्पल आपने 500 लोगों 500 सैंपल साइज, मतलब 500 एंटिटीज का एक सैंपल साइज उठाया, ठीक है। 500 20% क्या होगा? 20% क्या होगा? 10 100, ऐसे ही 100 आपका हो जाएगा 20%, मतलब 100 एंटिटीज आपकी 20% ऑफ योर डेटा सेट है। इस पे आपने टेस्ट किया, उस 100 में से उसने कम से कम फॉर एग्जांपल भाई 90 टाइम्स सही रिजल्ट दे दिया, तो 90 डिवाइड बाय 100 0.90, which is basically your accuracy of 90%। आपकी 90% एक्यूरेसी दे रहा है वो, तो इसी तरीके से हम एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशंस आती हैं, ये कहां से आएगी? फ्रॉम योर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अगर ट्रू पॉजिटिव है तो रिजल्ट सही है आपका, अगर वो फॉल्स नेगेटिव है तब भी रिजल्ट आपका वो सही है। तो ये जो दो सही आपके इन दोनों का प्लस कर दिया। आपने कहा भाई ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज फॉर एग्जांपल 100 में से फॉल्स नेगेटिव सही ऐसे है कि आपको पता है ये एक आपने उसको डेटा दिया, इस डेटा के ऊपर आपको पता है उसको डायबिटीज नहीं थी और उसने भी बता दिया कि नहीं है, तो फॉल्स नेगेटिव हो गया ना, वो भी सही है ना बिल्कुल। अगर आपने उसको डेटा दिया जिसमें उसने आपने बताया कि इसको डायबिटीज थी और आपके मॉडल ने भी कहा कि इसको डायबिटीज है, तो वो भी आपका ट्रू पॉजिटिव हो गया, दोनों सही है। तो नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्लस नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू एक्यूरेसी। टीपी प्लस एफएन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू योर एक्यूरेसी, ठीक है। वहां से हम हमारी एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितनी भी इवैल्यूएशन ऑफ योर मॉडल होती है वो आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर थी, जो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था जब मैं आपको ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पढ़ा था, ठीक है। Now this is the step 1, this is the step 2। Here you can see सारा हमने ऊपर देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग डेटा आपके पास आया, आपने उसको लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर अप्लाई किया, आपके पास एक मॉडल रेडी हो गया। अब इसी मॉडल को आपने टेस्ट डेटा प्रोवाइड किया, आपके पास एक एक्यूरेसी आ गई। इस एक्यूरेसी के बेसिस पे आप ये डिफाइन करते हो, असेस करते हो कि वेदर आवर मॉडल इज वर्किंग फाइन और नॉट, ठीक है। आगे चलो। नाउ इन सुपरवाइज्ड लर्निंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास दो तरह की मशीन लर्निंग होती है। एक होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन लाइन तो आपको पता है किसको हम कहते हैं, जब आप प्रेडिक्टेड लाइन आपने जो बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम्स कैन बी फर्दर ग्रुप्ड इनटू रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। Classification problem is given when the output variable is a category। जब आप कैटेगरी की बात करोगे at that time you are basically going to use classification models of supervised learning। क्लासिफिकेशन वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? टू आइडेंटिफाई व्हाट डेटा बिलोंग्स टू व्हाट ग्रुप। ऐसे ही है, अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं किसी भी एनिमल की और आप कहो कि ये डॉग है, या फिर ये कैट है, या फिर ये लायन है, या फिर ये कोई टाइगर है, या फिर ये कोई बर्ड है, आप क्लासीफाई कर रहे हो कि ये इमेज किसकी है। एनिमल किंगडम बोल सकते हो, और कहने का मतलब आप क्लासीफाई कर रहे हो कि ये इमेज किस एनिमल से बिलोंग करती है या किस से दिख रही है, आप क्लासीफाई कर रहे हो। आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज थी यहाँ पर, क्या? डॉग, कैट, लायन, हॉर्स, बर्ड, ये सारी क्या है? कैटेगरी है। अब कौन सा डेटा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एट दैट टाइम यू विल यूज क्लासिफिकेशन मॉडल। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर आप फॉर एग्जांपल बात करते हो डायबिटीज डिटेक्शन की, ये इधर कौन सा मॉडल अप्लाई होगा, क्लासिफिकेशन या फिर रिग्रेशन? क्लासिफिकेशन। कौन कौन कह रहा है क्लासिफिकेशन मॉडल अप्लाई होगा, क्यों? कौन सी कैटेगरी? लेबल्ड तो है, देखो दोनों में लेबल्ड होगा, रिग्रेशन हो या क्लासिफिकेशन हो, डेटा तो लेबल्ड होगा, तभी ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। लेकिन यही क्लासिफिकेशन क्यों? क्योंकि यहां पर कैटेगरीज आ गई। इट हैज डायबिटीज, इट हैज नॉट डायबिटीज, दो चीजें आ गई।
उसको डायबिटीज है या फिर उसको डायबिटीज नहीं है। दो कैटेगरीज हो गई, यस और नो, दो कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल देता हूं कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एरिया यू नीड टू प्रिडिक्ट द प्राइसेस ऑफ द लैंड। अब यहां पर कौन सा मॉडल अप्लाई होगा? रिग्रेशन अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन के अंदर हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं? द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। यहां पर मल्टीपल कैटेगरीज नहीं है, यहां पर एक ही कैटेगरी है। नहीं, कैसे? अगर आप कहो, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे 500 बंदे बैठे हुए हैं, मैंने कहा भाई डायबिटीज वाले कौन कौन है, नॉन डायबिटीज डायबिटिक कौन है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सारे एक बराबर है, नहीं, ट्रू फॉल्स कैटेगरी है ना, तो ट्रू या फॉल्स ये कैटेगरी है। अगर आप बात करते हो प्रिडिक्टेड प्राइस की, यहां पर क्या है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस होगी। 500, 2000, 3000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, एक ही वैल्यू है। कोई दो कैटेगरीज नहीं है, कोई मल्टीपल कैटेगरीज नहीं है, क्योंकि यहां पर प्राइस इंक्रीमेंट ऑर्डर में फाइंड आउट की जा रही है, एक ही वैल्यू फाइंड आउट की जा रही है। वहां पर हम दो वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दो कैटेगरीज हो गई। यहां पर आप एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो सिंगल कैटेगरी हो गई, या फिर आप कह सकते हो सिंगल वैल्यू हो गई। जैसे कि a classification problem is when the output variable is category such as red, blue or disease and no disease। वही प्रिडिक्शन जो आपकी डायबिटीज की, यस और नो। रिग्रेशन में क्या? रिग्रेशन प्रॉब्लम इज व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज द रियल वैल्यू, इज द एक्चुअल वैल्यू। अगर आप बात करते हो डिजीज की, ये कोई वैल्यू तो नहीं है, यहां पर हमारे पास कोई वैल्यू तो नहीं आ रही कि भाई अगर डिजीज है तो भाई ये 500 है, 500 क्या डिजीज या तो होगी या तो नहीं होगी, इसमें कोई अलग से एक वैल्यू नहीं। जब आप बात करते हो वैल्यू की, जैसे कि प्रिडिक्टेड प्राइस 10 लाख हो सकती है, 25 लाख हो सकती है, 30 लाख हो सकती है, 1 करोड़ हो सकती है, 2 करोड़ हो सकती है। रियल वैल्यू सच एज डॉलर्स और वेट, अगर आप पाकिस्तान की बात करो पीकेआर, और वेट के अंदर आप किलोग्राम जो भी है आपका, बेसिकली वो यूनिट अलग हो जाती है, यूनिट बात अलग हो जाती है, वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। दीज आर सम कॉमन सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है, जिसमें से मोस्ट फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हो, स्टार्टिंग कह सकते हो, बेसिक कह सकते हो, दैट इज योर लीनियर रिग्रेशन। This linear regression basically implies the regression model on your data set। आप डेटा सेट के ऊपर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करते हैं। Then we have logistic regression। This logistic regression is basically the classification model। ये क्या है? क्लासिफिकेशन मॉडल है। ये क्लासिफाई करेगा इन बिटवीन मल्टीपल कैटेगरीज। फिर हमारे पास है लीनियर एसवीएम, या फिर आप कह सकते हो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन क्लासिफायर। दिस इज अगेन अ क्लासिफायर, so it will also classify, or you can say it belongs to classification models, ठीक है। Then we have k nearest neighbor। What does it, how it works? It works जैसे कि आप कहते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज है, आपने जब डेटा सेट उसको प्रोवाइड किया ट्रेनिंग डेटा, तो उसने क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज के डेटा को ग्रुप कर दिया, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के डेटा को ग्रुप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर डायबिटीज है उसको, तो उसको उसने अलग कर दिया, भाई इस तरह का डेटा है तो उसको डायबिटीज है। और एक आपने उसने ग्रुप बना दिया जिसमें डायबिटीज नहीं थी, पर उनको पता है कि इसको डायबिटीज नहीं है, तो ये आपका अनसुपरवाइज नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसको डायबिटीज है या नहीं है, क्योंकि लेबल हुआ हुआ है। तो अब इसने दो ग्रुप बना दिए। अब ये के नियरेस्ट नेबर क्या करेगा कि जो भी आपका न्यू डेटा आता है उससे जब प्लेस करेगा, तो जिस कैटेगरी के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे वो अवेलेबल होगा, वो उसको वही कैटेगरी दे देगा कि भाई ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर आपके पास है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बेसिकली वर्क्स ऑन ट्री आर्किटेक्चर। इसको आप ट्री को उल्टा कर दो, ठीक है। ट्री कैसे होता है? नीचे जड़ें होती हैं, फिर उससे एक
शाख निकलती है, फिर उससे अलग अलग शाखें निकलती है, फिर उस सबके अंदर अलग अलग लीव्स होते हैं। इसको आप थोड़ा सा उल्टा कर, अब आपका आ गया मेन डिसीजन जो आपका डेटा सेट होगा, उसके अंदर से 2 शाखें निकलेंगी, यस और नो का। फिर अब जो यस वाला है उसके अंदर से 10 निकलेंगी जो बेसिकली आपकी एक्स वैल्यूज होंगी। दूसरा नो में से 10 निकलेंगे जिसमें से आपके पास जो नो की वैल्यू होंगी, जिसके अंदर डायबिटीज नहीं है, उसकी वैल्यूज होंगी, एक्स की वैल्यूज। अब ये क्या करेगा, जो नया डेटा आएगा वो उसको उस शाख की तरफ सेंड कर देंगे। अब वो जिस पे जाता है वो बेसिकली उसकी वो कैटेगरी बन गई। तो ये भी क्लासिफिकेशन मॉडल में काम आता है। रिग्रेशन आपका सिर्फ एक ही है जो आपका बेसिकली काम करता है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, जिसके अंदर आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता बाकी सारी क्लासिफायर। तो आपको नहीं करना है, ये इसका काम है मॉडल का। मॉडल खुद करेगा, मॉडल का काम है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस अपना ट्रेन डेटा अलग करना है, टेस्टिंग डेटा अलग करना है। ट्रेन डेटा के नियरेस्ट नेबर को देना है आपने, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो के एन एन। हम नॉर्मली इसको के एन एन के नाम से जानते हैं, के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। आप के एन एन को प्रोवाइड करते हो अपना ट्रेन डेटा, ये खुद ही क्या करेगा, जब ये ट्रेन कर रहा होगा एट द टाइम, तो ये क्या करता है, अलग अलग ग्रुप्स बना देता है। हाँ, अब एक मॉडल तैयार हो गया आपका। अब जो नया डेटा आएगा वो क्या करेगा, इसको प्लेस करेगा एट एनी पोजीशन। अगर वो आपका न्यू डेटा जिस भी ग्रुप के सबसे नियरेस्ट नेबर बनेगा वो उसकी कैटेगरी बना देगा, जो न्यू डेटा आएगा। बच्चे नहीं, किसको बयान नहीं। ठीक है, इसमें कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, निकाल। सपोर्ट वेक्टर मशीन बेसिकली काम करता है सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो क्लासिफिकेशन मतलब दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एवरी कैटेगरी हैज देयर ओन एक्स वैल्यूज। ये आपकी होंगी सपोर्टिंग वैल्यूज जो बेसिकली सपोर्ट करेंगी न्यू वैल्यू को। कि जो आप न्यू डेटा देते हो तो उसको सपोर्ट करती है कि भाई ये आप कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है, किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा होता है। अब ये वेक्टर की जब आपने बात करी, द वर्ड इज वेक्टर, तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके डेटा को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वेक्टर फॉर्म पता है पहले की आपको पता होगा स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद हम बेसिकली सपोर्ट करता है आपके न्यू डेटा को, ठीक है। कैसे काम करता है ये वन बाय वन हम सारे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल सारे आपको पता होना चाहिए। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। Advantages get allows you to be very specific about the definition of labels। मतलब यहाँ पर जब आपने लेवल प्रोवाइड कर दिए तो जाहिर सी बात है आप एक स्पेसिफाइड बता रहे हो कि अगर इस तरह का डेटा होगा तो उसका रिजल्ट ये होना चाहिए। आपने स्पेसिफाइड बता दिया, उसको पहले से एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी। यू आर एबल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस यू वांट टू हैव। मतलब यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो कितनी क्लासेस के ऊपर आपका बेस करता है आपका कंप्लीट मॉडल। जैसे कि आपके पास अगर मल्टीपल एक्स वैल्यूज हैं, आपके पास 10 एक्स वैल्यू तो 10 क्लासेस बनती हैं आपकी, ठीक है। इस क्लास के अंदर एक वैल्यू है तो उसको डायबिटीज होती है कि नहीं होती, दूसरी क्लास में ये वैल्यू तो उसको डायबिटीज है कि नहीं है, किसी भी क्लास के अंदर एक वैल्यू है तो उसको डायबिटीज है कि नहीं है। उस बेसिस के ऊपर हर क्लास की बेसिस के ऊपर एक आपके पास प्रेडिक्शन आती है। इन दी एंड हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं कि भाई जिसमें सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन मतलब जितनी सबसे ज्यादा क्लासेस जो है ना उसकी डायबिटीज की तरफ इंडिकेट कर रही हैं तो इसका मतलब उसको डायबिटीज है। अगर ज्यादा नॉन डायबिटीज की तरफ इंडिकेट कर रही है दैट मींस उसको डायबिटीज नहीं है। क्योंकि देखो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है, आपने मिठाई खा ली 3-4 डब्बे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको डायबिटीज होगी। दैट डजंट मीन कि आपको डायबिटीज होगी लाजमी। क्योंकि अगर आपने अभी अगर फॉर एग्जांपल आपने शुगर इनटेक बहुत ज्यादा कर लिया है तो वैसे ही आपकी शुगर बढ़ी हुई नजर आएगी, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो जरूरी नहीं होता कि अगर सिर्फ एक ही के ऊपर हो। यहाँ पर जब आप सुपरवाइज लर्निंग करते हो तो आपके पास हर डेटा लेबल्ड होता है, हर लेबल डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन की जाती है। पहले आपने फॉर एग्जांपल एज के ऊपर प्रेडिक्शन की, फिर आपने ग्लूकोज लेवल पर प्रेडिक्शन की, फिर आपने रिप्रेजेंट आपकी जो रेस्पिरेशन रेट है उसमें रिप्रेजेंट होगी, फिर आपने फॉर एग्जांपल आपके नाम के ऊपर भी, चलो नाम तो हम ऐसे निकाल देते हैं, नाम तो हम नहीं कंसीडर करते हैं एज एक्स वैल्यू,
क्योंकि नाम नहीं चाहिए होता है हमें, ठीक है, क्योंकि वो हमारे उस पर क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते आप, या उस पर आप रिग्रेशन कर ही नहीं सकते, तो नाम हम निकाल देते हैं। तो ये हर क्लास के ऊपर प्रेडिक्शन होती है, इन दी एंड एवरेज निकाला जाता है किसमें सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन आ रही है। हर क्लास खुद एक एक्स वैल्यू है, हर हर कैटेगरी की अलग अलग। अगर आप क्लासिफिकेशन की तरफ चले जाओ तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग क्लास हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 आपके पास एक्स वैल्यूज हैं, यहाँ पर 10 आपके पास फीचर्स हैं, और एक आपका वाई का फीचर है जो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है, जिसको आपने प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्शन करनी है जिसके ऊपर, या फिर आउटपुट बोल सकते हो, या फिर आउटकम बोल सकते हो आप, या जिसके ऊपर आपने एक्यूरेसी चेक करनी है। एक वैल्यू है। अब उसमें अगर दो कैटेगरीज हैं, येस और नो, तो पहले येस की ये 10 क्लासेस बनेंगी, फिर नो की 10 क्लासेस बनेंगी, फिर येस में जो भी डेटा आप न्यू देते हो ना, जब न्यू डेटा दोगे तो फिर वो केस भी उस पर रिलाय करती है, उसके हिसाब से आपके पास रिजल्ट आएगा। हाँ ऐसे बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गया थोड़ा सा आगे। और उसके बाद क्या करें, द इनपुट डेटा इज वेरी वेल नोन एज इट्स लेबल्ड। सुपरवाइज में हमें पता होता है कि ये क्या है, किस टाइप का डेटा, किस चीज का डेटा। Then the results produced by the supervised method are more accurate. क्यों? क्योंकि we know that कि what data belongs to what category। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इमेज की भी बात कर लो, चलो हम बात करते हैं, इमेज वैसे तो नहीं आता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम इमेजेस की बात कर लेते हैं। इमेजेस की अगर आप बात कर लो, आपने कहा भाई उसके कान लटके हुए, तो अब आपके पास दिमाग में कौन सा एनिमल आता है? डॉग, रैबिट, गोट और हाथी, ये सारे आ रहे हैं। फिर देखा जाएगा नोज, नोज उसकी छोटी है, अब हाथी कट गया, ठीक है, गोट बची, गोट और डॉग बचा, रैबिट बचा, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल बच गया, कैट का लटके हुए नहीं होता, ठीक है, ये आपके पास 3 कैट बच गए। फिर आपने देखा आंखों का, अगर दोनों आंखें सामने हैं तो फिर कौन खत्म हो गया? गोट खत्म हो गई, ऐसे ही है, खत्म हो गई। फिर आपने देखा फॉरहेड, या मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आपके उस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स आपके पास इन दी एंड रिजल्ट आता है प्रेडिक्शन का, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अलग अलग क्लासेस हो गई ना आपकी, अलग अलग। कान के हिसाब से आपने बताया भाई ये कैटेगरी आ रही है, नाक के हिसाब से बताया ये कैटेगरीज आ रही है, फिर आपने बोला भाई फोरहेड के हिसाब से बताया ये कैटेगरीज आ रही है, आंखों के हिसाब से बताया ये कैटेगरीज आ रही है, इन दी एंड सारी कैटेगरीज को एक साथ रखा, जो उसका एवरेज बन रहा है वो आपके रिजल्ट हो गया, ऐसे ही डेटा क्योंकि हमें पहले से ही पता है तो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही आएगी। जब आपको पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है किस चीज की वैल्यू, तो उसकी एक्यूरेसी आएगी तो सही, आ सकती है, रिजल्ट आप निकाल सकते, तभी तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बनाई, लेकिन उसको एक्यूरेट डेटा नहीं कहते हम, वो ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखाता, बहुत कम एक्यूरेसी होती है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर सुपरवाइज्ड लर्निंग? सुपरवाइज्ड लर्निंग कैन बी कॉम्प्लेक्स मेथड। Supervised learning need a lot of computation time for training. If you have dynamic, big and growing data, you are not sure of the labels to predefine the label. मतलब अगर आपको मालूम ही नहीं है कि इसके लेबल्स क्या होंगे, तो वहां पर आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग अच्छी तरीके से काम नहीं करता, उसके रिजल्ट्स हमेशा गलत आते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता। दूसरा चीज, कंप्यूटेशनल टाइम बहुत ज्यादा लेता है, क्यों? क्योंकि आपके पास एक एक डेटा लेबल्ड है, हर डेटा का क्लास बनेगी, हर डेटा पे एक्यूरेसी निकाली जाएगी, तो इसमें टाइम लग रहा है। जब आपका अनसुपरवाइज होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कोई लेबल नहीं है, हमने क्या किया, सिंपल ग्रुपिंग कर दी, दैट्स इट, ग्रुपिंग कर दी, अब उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, ऐसे ही। हाँ। अब आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे। हमारी सुपरवाइज लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स देखेंगे जिसमें आपका लीनियर रिग्रेशन होगा और लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा, वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। फिर उसके अगले वीक हम इंशाल्लाह KNN हो गया आपका, और आपका SVM हो गया, ये देख लेंगे। क्या टोटल हमारे पास 2 टाइप की मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, दैट्स इट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। मशीन लर्निंग इंश्योरेंस मंथ में खत्म करने की कोशिश करूंगा। अरे भाई बहुत एल्गोरिथम आ चुके हैं, नए नए न्यू बन रहे हैं। ये वो हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, आप कह सकते हो, जो बहुत अच्छी प्रोमिनेंट रिजल्ट्स निकाल के देते हैं। आगे चल, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज वेयर यू ओनली हैव इनपुट डेटा, दैट्स इट, आपके पास कोई आउटपुट नहीं, हमें नहीं पता आउटपुट क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज है and no corresponding output variable. The goal for unsupervised learning is to model the underlying structure of distribution in the data in order to learn more about the data. Here basically we identify how our data has been distributed in different groups. मतलब अगर आपके पास एक सिर्फ और सिर्फ इनपुट डेटा है, अब एक जैसे दिखने वाले डेटा को हम अलग करते जाएंगे। आप डायबिटीज का ही ले आओ, ठीक है, हम आज सोचे आपके पास डायबिटीज का एक डेटा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको डायबिटीज है या नहीं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक्स की वैल्यूज अवेलेबल है, जिसमें ग्लूकोज लेवल है, रेस्पिरेशन रेट है, एज है, ये सारी चीजें आपके पास हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर ये इसकी ये वैल्यूज होंगी तो उसको डायबिटीज होगी या नहीं, ये आपको नहीं पता। अब अनसुपरवाइज करेगा क्या? अनसुपरवाइज लर्निंग एट दैट टाइम यूज की जाती है, भले लेवल लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब मुझे तो बोलने दो, फिर पूरा कर लो, उसके बाद पूछो। कैटेगरीज की बात नहीं है यहाँ पे, कैटेगरीज तब जब आपको कैटेगरी पता है, जब आपको कैटेगरी नहीं पता तो कैटेगरी कहाँ से आ गई? जब कैटेगरी पता है तो सुपरवाइज लर्निंग है ना, अप्लाई करो। अनसुपरवाइज तभी यूज की जाएगी जब आपको कैटेगरीज नहीं पता, क्योंकि कैटेगरीज क्या था, वाई वैल्यू थी ना, प्रेडिक्टेड वैल्यू थी ना, जो आपको प्रेडिक्ट करनी थी, यस और नो। जब वो मालूम ही नहीं है तो फिर क्या की कैटेगरी? यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू था। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल है, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, 5 डेटा में से जिसका ग्लूकोज लेवल फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जिसका ग्लूकोज लेवल भाई 120 से अबव है या 130 से अबव है, उसको साइड ले गया। जिसका 140 से अबव है उसको अलग कर दिया। जिसका 80 से बिलो है उसको अलग कर दिया। जिसका 80 और 100 के दरमियान है उसको अलग कर दिया। अब ये अलग अलग क्लस्टर्स बन गए इन सब डेटा, ठीक है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा न्यू डेटा आता है वो किस क्लस्टर में रिलाई करता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बताएगा कि भाई कहाँ कहाँ बिलोंग करता है। अब हमें ये नहीं पता उसका आउटपुट क्या है, और हमें ये पता है कि वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आउटपुट ये मिलेगा कि कौन से क्लस्टर में आता है। यस और नो में कैसे आएगा, जब आपको कैटेगरी नहीं, लेबल ही नहीं हुआ तो कैसे बताओ? जब नहीं है कैटेगरी तब यूज करेंगे ना। जब कैटेगरी आपके पास नहीं है, जब आपको आउटपुट नहीं पता, आपके पास रिजल्ट नहीं है, तब आप यूज करते हो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि यहां पर लेबल डेटा नहीं होता। These are called unsupervised learning because unlike supervised learning above, there is no correct answer and there is no teacher. What does it mean? As I already told you, there is no y value. हमारे पास y वैल्यू नहीं थी। जब हम इवेलुएट कर रहे थे हमारे मॉडल को, हम क्या चेक कर रहे थे कि जो इसने रिजल्ट दिया वो ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव होना चाहिए। यही था ना, ट्रू पॉजिटिव या फिर फॉल्स नेगेटिव। अब ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव कैसे इवेलुएट करते हैं आप कहते हैं कि जो रिजल्ट हमें मॉडल ने दिया, जो रिजल्ट एक्चुअल में था, दोनों अगर सेम है तो या तो वो ट्रू पॉजिटिव होगा या तो वो फॉल्स नेगेटिव होगा। लेकिन जब आपके पास एक्चुअल डेटा ही नहीं है, एक्चुअल आउटपुट नहीं है, तो आप किससे मैच करोगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पर तभी अप्लाई किया जाता है जब आपके पास देयर इज नो करेक्ट आंसर और यू कैन से देयर इज नो टीचर। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कोई सवाल होता है, आप किससे पूछोगे? टीचर से पूछोगे। क्यों पूछते टीचर से? क्योंकि आपको पता है कि टीचर को इसका एक्चुअल या करेक्ट आंसर मालूम होगा। ऐसा ही है। लेकिन जब टीचर ही नहीं है, एग्जैक्टली जब टीचर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर हम देखते हैं कि कौन सा डेटा किस क्लस्टर में बिलोंग करता है या किस ग्रुप में बिलोंग, उसको आप कहते हो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Algorithms are left to their own
devices to discover the interesting structure in the data. That's it. क्या कहा? खुद ही डिसाइड करेगा कौन से क्लस्टर या फिर ग्रुप में आपका न्यू डेटा बिलोंग करता है। ये काम है अनसुपरवाइज करने। हाँ कि भाई ये इस डेटा से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे चलो, हाउ इट वर्क्स नाउ। हियर यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट डेटा सेट। ये आपका क्या है? डेटा सेट है जहां पर अलग अलग एंटिटीज पड़ी हुई है कहीं ना कहीं। हमें नहीं पता कौन सी एंटिटी क्या है, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या वैल्यू होगी, हमें नहीं पता। आपका काम क्या है? आपका काम है यहां पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, या फिर आप कह सकते हो अननोन आउटपुट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग के टाइम पे हम एक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं जो क्या करेगा, जो जिससे बिलोंग करता है उसको अलग अलग ग्रुप में डाल देगा। जब आपको अलग अलग ग्रुप में या इन दी एंड आप देख सकते हो आपके पास आउटपुट के अंदर इसी डेटा को उसने ग्रुप वाइज बना दिया, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, क्लस्टर्स बना दिए। एल्गोरिथम्स आर, अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए काम कैसे करते। नहीं देखो, ये तो है ना, अगर आप देख रहे हो आपके डेटा के अंदर y की वैल्यू ही नहीं है तो आप सुपरवाइज्ड लर्निंग तो अप्लाई करोगे ही नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लर्निंग अप्लाई करनी है। अब आते हैं बात एल्गोरिथम की। अगर आप बात करते हो सुपरवाइज्ड लर्निंग में, आपको कितने सारे एल्गोरिथम बताए? 4-5 बताया मैंने आपको एल्गोरिथम्स। आप इन 5 एल्गोरिथम में से कौन सा एल्गोरिथम आपके डेटा के लिए सही से अच्छा काम करेगा, कैसे पता चलेगा? तो इसका कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हम बेसिकली ट्राई एंड एक्सपीरियंस वाला मेथड अप्लाई करते हैं कि आपने हर मेथड ट्राई करना है। जिस मेथड ने या जिस मॉडल ने आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स दिए वो मॉडल आपके डेटा के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। सवाल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल सर अगर हमारे पास इतना टाइम ना हो तो फिर क्या करें? उसमें तो आपको अलग अलग ट्रेन करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा उस पर सूट करता है। तो देखिए फिर या तो हम क्या करते हैं, रिसर्चेस की तरफ जाते हैं। रिसर्चेस क्या होती हैं? जिसने पहले से ये सारे मॉडल इस तरह के डेटा के ऊपर अप्लाई करके देखें। अब उन्होंने भले वो सेम डेटा ना हो पर उस टाइप का डेटा, ठीक है, सेम डेटा की मसला नहीं है, टाइप का डेटा। आपने कहा उस टाइप डेटा के ऊपर फलाने बंदे ने ये सारे मॉडल्स अप्लाई करके देख लिए, उसमें से एसवीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप डायरेक्ट एसवीएम पे जाओ। हाँ, आपने देखा कि एसवीएम के बाद 3 और मॉडल्स बन गए, एल्गोरिथम्स बन गए। वो 3 एल्गोरिथम्स किसी ने टेस्ट नहीं किए, तो अब आपका काम है टेस्ट करना उसको। अगर आपको उसमें से कोई ऑप्टिमल रिजल्ट मिल जाता है तो आप अपना खुद का रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश करवा सकते, क्योंकि आप एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका काम ही रिसर्च करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ट्राई एंड एक्सपीरियंस का ही प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम स्पेसिफिक डेटा के ऊपर, हाँ लेकिन हम टाइप ऑफ लर्निंग बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबल डेटा है, आपके पास एक्चुअल आउटपुट वैल्यू है, तो आप सुपरवाइज्ड लर्निंग अप्लाई करोगे, जिसमें आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप आओगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर, जिसमें बेसिकली ग्रुप वाइज कर दिया जाएगा उसको, फिर उन ग्रुप्स को एसोसिएशन दी जाती है, वो हम आगे देखते हैं क्या होता है। नाउ वी हैव एआई भी आपको यही बताएगा कि एआई भी पता क्या करेगा। एआई या तो आपको 2 चीजें बताएगा, एक चीज बोलेगा कि भाई दिस इज आल्सो भाई ट्राई एंड एक्सपीरियंस वाला केस है, ट्राई करते रहो, एक्सपीरियंस करते रहो, ठीक है। या तो फिर आपको जवाब दे रहा होगा कि भाई इस टाइप का जो डेटा होता है ज्यादातर लोगों ने ये एल्गोरिथम अप्लाई किए हैं, तो आप भी करके देखो। तो एआई भी ऐसे ही बोले। तो वही सेम चीज आप अगर रिसर्चेस पढ़ के आइडेंटिफाई करोगे, उसमें एक तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। हाँ टाइम कंज्यूम होता है, नो डाउट टाइम कंज्यूम होता है। एआई से आप पूछ लो, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई अभी प्रोजेक्ट जमा करना है तो आप पूछ लो, बोले कोई इशू नहीं। आने तो दो,
आ रहे हैं। अब आते हैं हम अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास दो एल्गोरिथम्स हैं, एक क्लस्टरिंग, दूसरा एसोसिएशन। ठीक है, दोनों का काम तकरीबन सेम ही है। ठीक, क्या काम कर रहा है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम कैन बी फर्दर ग्रुप्ड इनटू क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन प्रॉब्लम्स। अ क्लस्टरिंग प्रॉब्लम is where you want to discover the inherent grouping in the data, such as grouping customers by purchasing behavior. यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो कि ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि जो भी आपके पास डेटा है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो किस इनहेरेंस में आ रही है, इनहेरिटेंस में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कस्टमर है, अब एक कस्टमर को मुझे उसका क्लस्टर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? मैं कह रहा हूं भाई जो मोस्ट सबसे ज्यादा जिसने परचेजेस किए उसको अलग करो। ऐसा ही है, आइडेंटिफाई क्या करना है हमें कि भाई कस्टमर्स कैसे बाय कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे पास नहीं है यस और नो में आंसर। हमने क्या किया, बोला भाई जितने भी मोस्टली परचेज जिससे सबसे ज्यादा की हुई है उनको अलग कर दो, जिससे सबसे कम की हुई है उनको अलग करो, जिससे मिडिल में की हुई है उनको अलग करो, तो ये परचेजिंग ऑर्डर में अलग अलग होगा। एसोसिएशन में क्या होता है? एसोसिएशन रूल learning problem is where you want to discover rules that describe large portions of your data, such as people that buy X also tends to buy Y. अब यहां पर क्या फर्क है? यहां पर हम देखते हैं किसी सिंगल वैल्यू की एसोसिएशन दूसरों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्रोडक्ट है X और Y, आपने कहा कि मुझे उन लोगों को अलग करना है जो X बाय करते हैं, मुझे उनको अलग करना है जो Y को बाय करते हैं, मुझे उन्हें अलग करना है जो X भी बाय करते हैं और Y भी बाय करते हैं, दोनों चीजें बाय करते हैं। तो यहां पर हम किसी एक वैल्यू की एसोसिएशन देख रहे हैं कि भाई इस X वैल्यू के ऊपर जो जो लोग बेसिकली एसोसिएट हो रहे हैं उन सबको अलग अलग कर दो। अगर आपके पास 10 X वैल्यूज है या 10 का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 10 लोग, 10 आपके पास फीचर्स हैं, तो हर फीचर के ऊपर अलग अलग एसोसिएशन बनेगी। समझ रहे हो? हर फीचर के ऊपर अलग अलग एसोसिएशन बनेगी। लेकिन जब आप बात करते हो क्लस्टरिंग की, तो यहां पर टोटल फीचर्स हैं, भले हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा बाय किसने किया, सबसे कम बाय किसने किया, मिडल में किसने बाय किया, एवरेज वैल्यू पे कौन रिलाय कर रहा है, तो उसके क्लस्टर अलग बन जाएंगे। वो हमारी हो जाती है क्लस्टरिंग। एसोसिएशन, एसोसिएटेड विद द वैल्यू। ठीक है, आगे चलो। नाउ दीज आर सम कॉमन अनसुपरवाइज्ड, ये सुपरवाइज दिखाओ, वैसे ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, जिसमें से आपके पास के मीन क्लस्टरिंग, के नियरेस्ट नेबर, ये भी क्लस्टरिंग में आता है। क्योंकि मैंने क्या बताया था ऊपर, सुपरवाइज करने में क्या था कि वो उसको ग्रुपिंग कर देता था अलग से। अगर दो कैटेगरीज है, दो कैटेगरी में ग्रुप कर देगा। तो वहीं पर यहाँ पर भी एक एसोसिएशन आती है। दोनों सेम, देखो एल्गोरिथम एक है, दोनों पे काम कर सकता है, सुपरवाइज पे भी कर सकता है और अनसुपरवाइज पे भी कर सकता है। देन वी हैव डायमेंशनलिटी रिडक्शन, देन वी हैव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। अब हिरार्चिकल क्लस्टरिंग किसको कहते हैं? हिरार्ची पता है? नहीं, हिरार्की एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, ये हिरार्की मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको इनहेरिटेंस पढ़ा रहा था। इनहेरिट ट्री की तरह दिखाएगा आपको, लेकिन वो ट्री नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब उसमें क्या होता है, जैसे कि इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं, हिरार्की की, ठीक है। हिरार्की इनहेरिटेंस क्या था? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हिरार्की इनहेरिटेंस। हिरार्की का मतलब एक आपका क्या कहते हैं, पेरेंट, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड। अब क्या, एक ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप आ रहे हैं, उसको आप कहते हो हिरार्चिकल, ठीक है, या हिरार्की कह सकते हो आप। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कैसे होगा, आपके पास एक डेटा है, कोई उसके अंदर एक्स की वाई की वैल्यू नहीं है हमारे पास, एक्स की वैल्यू टोटल हमारे पास डेटा है। आपने क्या किया, आपने उसके दो क्लस्टर्स बना दिए, सही है। अब एवरी क्लस्टर हैज इट्स ओन 3 क्लस्टर्स, फिर एवरी 3 क्लस्टर हैज इट्स ओन 1 क्लस्टर या 2 क्लस्टर्स, तो ये आपका हिरार्की में चला जाता है। इससे हमारा रिजल्ट्स और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम एक फीचर पे नहीं, मल्टीपल फीचर पे क्लस्टरिंग कर रहे हो। हाँ, समझ आई? दोनों चीजें, ये 1 बाय 1 सारे देखेंगे हम,
इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, नमाज का टाइम भी हो गया है, तो इंशाल्लाह मंडे को फिर आगे काम करें। और इस मंडे को मैंने